नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल लॉजिक केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हम सॉल्यूशन जो चैप्टर था उसमें तुल्यांक की भार पढ़ रहे थे। उसमें दो तरीके हमने तुल्यांक की भार के बता दिए थे कि किस प्रकार हम तुल्यांक की भार निकाल सकते हैं। इसके पश्चात बात करेंगे विलेयता। विलेयता क्या होती है? देखिए भाई, निश्चित ताप पर व निश्चित आयतन में, निश्चित ताप पर व निश्चित आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को हम विलेयता कहते हैं। और इस प्रकार के जो विलयन बनता है उसको हम पीछे पढ़ चुके संतृप्त विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं भाई? संतृप्त। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब जो विलेयता होती है वह ताप, दाब, विलेय व विलायक आदि की प्रकृति पर निर्भर करती है। या अपन कह सकते हैं कि ताप, दाब, विलेय व विलायक की प्रकृति इसको प्रभावित करती है। अब इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले ठोसों की द्रवों में विलेय। किस प्रकार से द्रवों में ठोस विलेय होते हैं। तो यहां मैं आपको बता दूं, विलेय तो क्या है? ठोस। और विलायक क्या है? द्रव है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें कि ठोसों की द्रवों में विलेयता, तो निश्चित ताप पर निश्चित या अपन कहेंगे 100 ग्राम विलयन में उपस्थित या विलयन में घुले हुए ठोस विलेय पदार्थों की अधिकतम मात्रा को हम ठोसों की द्रवों में विलेयता कहते हैं। यहां हम जानते हैं कि विलायक है वो द्रव है, जबकि विलेय पदार्थ है वो क्या है? ठोस है। इस प्रकार से 100 ग्राम विलयन में घुले हुए ठोस विलेय पदार्थों की अधिकतम मात्रा क्या कहलाएगी भाई? ठोसों की द्रव में विलेयता। अब इनको प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ेंगे। बहुत सारे कारक हैं जिसको प्रभावित करते हैं, जैसे ताप है, वैसे ही विलेय व विलायक की प्रकृति है। देखो, हम जानते हैं इसके बारे में, विलेय व विलायक की प्रकृति कि किसी भी प्रकृति की यदि हम बात करें तो समान प्रकृति के विलेय व विलायक होंगे, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? घोलते हैं। जबकि असमान प्रकृति के जो होते हैं वो नहीं घोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विलेय व विलायक की प्रकृति। देखो, हमारे पास यदि ध्रुवीय विलायक है और ध्रुवीय विलेय है तो आपस में क्या हो जाएंगे भाई? घुल जाएंगे। यदि अध्रुवीय विलायक है और ध्रुवीय विलेय है तो इस प्रकार से ये आपस में नहीं घुलेंगे, या अपने ये कहेंगे ठोसों की द्रव में विलेयता नहीं होगी। जैसे हम बात करें अध्रुवीय विलेय, अर्थात जिनमें ध्रुवीयता नहीं पाई जाती है, वो कौन कौन से हैं? नैप्थलीन है, फिनोल्फ्थलीन है और आयोडीन है। ये अध्रुवीय विलेय पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। नैप्थलीन, फिनोल्फ्थलीन और आयोडीन है। अध्रुवीय विलायक, अब कौन कौन से हैं अध्रुवीय विलायक? इसके बारे में हम जानते भी हैं क्योंकि ध्रुव नहीं बन रहे यहाँ। C6H6 बेंजीन है, ईथर है, CCl4 है और कार्बन डाइऑक्साइड और एंथ्रासीन। इसके अलावा क्या है भाई? ईथर एक हमारे पास, बेंजीन है, CCl4 है, CO2 है और एंथ्रासीन है। इसके अलावा अब ये यदि अध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलेय है तो आपस में आसानी से घुल जाएंगे। अगर इनमें से कोई एक की प्रकृति अलग है तो वो विलयन नहीं बनेगा। अब बात करेंगे ध्रुवीय विलेय और ध्रुवीय विलायक की। तो ध्रुवीय विलायक हमारे पास है, जल है, अमोनिया है, ये ध्रुवीय विलायक है। और इसी प्रकार में ध्रुवीय विलेय NaCl, KCl है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, तो ये भी समान होंगे तो आपस में घुल जाएंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समान समान को घोलता है, जबकि असमान विलेय व विलायक होने पर
नहीं घुलते हैं। इसके अलावा एक और बात करें, जिन ठोसों की जालक ऊर्जा कम व जलयोजन ऊर्जा अधिक होती है, वे भी जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। बात करेंगे जालक ऊर्जा की, लैटिस एनर्जी। जालक ऊर्जा क्या होती है, एक मोल क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को आयनीकरण करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं जालक ऊर्जा। और जलयोजन ऊर्जा क्या कहलाती है, जो ठोस पदार्थ, या आप सीधा कहें कि आयनों को जल योजित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा है तो जलयोजन ऊर्जा कहलाती है। और जलयोजन ऊर्जा के बारे में हम जानते हैं कि जब इसमें विलायक स्वयं कौन होता है, जल होता है, तो ऐसी ऊर्जा क्या कहलाएगी, जलयोजन ऊर्जा। इसके अलावा एक अन्य टॉपिक पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो ठोस है उनकी प्रकृति होती है, वह विद्युत ऋणता पर निर्भर करती है। यदि दो ठोसों की विद्युत ऋणता का अंतर 1.5 से अधिक होता है तो वह आयनिक ठोस होगा। वह क्या होगा भाई, आयनिक ठोस होगा। यदि यह अंतर 1.0 से 1.5 के मध्य होता है तो वह जो ठोस होगा अधिक ध्रुवीय सहसंयोजक होगा। कैसा होगा भाई, अधिक ध्रुवीय सहसंयोजक होगा। अगर यह अंतर 0.5 से 1.0 के मध्य होगा तो ये कम ध्रुवीय सहसंयोजक होगा। अगर यह अंतर 0.5 से कम होता है तो अध्रुवीय सहसंयोजक ठोस होता है। अर्थात हम इसके द्वारा या विद्युत ऋणता में अंतर के द्वारा ठोस है उनकी प्रकृति का पता लगा रहे हैं। देखो विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बारे में हम जानते हैं कि विद्युत ऋणता क्या होती है, प्रत्येक तत्व द्वारा, या अपन ये कह सकते हैं कि जो सहसंयोजक बंध बनता है उसमें साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं या साझे का बॉन्ड बनता है जिसमें एक या अपन कहें समान इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के समान दूसरे परमाणु के होते हैं। तो उस बंध को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे एक तत्व हमारे पास ए है, एक बी है, एक परमाणु ए या बी, तो जो ये सहसंयोजक बंध बना हुआ है इसको अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता कहलाती है। तो विद्युत ऋणता के अंतर के आधार पे हमने एक पैमाना बनाया है जिसके आधार पे हम ठोसों की प्रकृति का पता लगा सकते हैं कि कैसे वो आयनिक ठोस होंगे, कैसे ध्रुवीय होंगे, कैसे अध्रुवीय होंगे। जैसे एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, यदि अंतर ठोसों के मध्य के तत्वों का अंतर 1.5 से अधिक होता है तो वो आयनिक ठोस होंगे। यदि यह अंतर 1.0 से 1.5 के मध्य होता है तो अधिक ध्रुवीय सहसंयोजक होंगे। और यदि यह अंतर 0.5 से 1.0 के मध्य होता है तो कम ध्रुवीय सहसंयोजक होंगे। और यह 0.5 से कम होता है तो अध्रुवीय सहसंयोजक होते हैं। तो ये था पहला कारण, विलेय व विलायक की प्रकृति जो ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करता है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो हमारे YouTube चैनल को कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।